नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शगुफ्ता खान और आप सभी का आंखों देखी मुरादाबाद में एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डाकू सुल्ताना। डाकू सुल्ताना को लेकर कई फिल्में और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये पता चला होगा कि डाकू सुल्ताना अंग्रेजी हुकूमत की नजर में एक डाकू था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाके के लोग उसे देवता के साथ महान क्रांतिकारी के रूप में जानते थे। डाकू सुल्ताना कौन था ये सभी को पता है, लेकिन आखिर अंग्रेजों की फौज ने उसे कैसे पकड़ा, क्या साजिश रची गई थी, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। आज की इस एपिसोड में ये नई जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं आंखों देखी मुरादाबाद के चीफ क्राइम रिपोर्टर खालिद खान, जिन्होंने मुरादाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज से लगभग 24 साल पूर्व शुरुआत करी थी। तो आइए डाकू सुल्ताना के बारे में विस्तार से जानते हैं। डाकू सुल्ताना का जन्म सिविल लाइन के इलाके आदर्श कॉलोनी में हुआ था, जिसे आज भी पुलिस की भाषा में भातू कॉलोनी के साथ हबूड़ा बस्ती के नाम से जाना जाता है। उस समय काम और रोजगार के नाम पर हर तरफ भूखमरी थी। ऐसे में डाकू सुल्ताना के पिता कच्ची शराब बनाकर बेचा करते थे और इसके लिए ईंधन की काफी जरूरत पड़ती थी। ये उस समय की बात है जब ट्रेनों को स्टीम इंजन से चलाया जाता था और इंजन के ठीक पीछे दो मालगाड़ी नुमा दो खाली बोगियों में कच्चा कोयला भरा होता था। क्योंकि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास आउटर सिग्नल पर ये कॉलोनी मौजूद थी और ट्रेन को इस सिग्नल पर कुछ देर के लिए रोका जाता था। उसी दौरान डाकू सुल्ताना के पिता अपने साथियों के साथ ट्रेन की बोगियों में चढ़कर कोयला नीचे फेंक दिया करते थे। बच्चे, जिनमें डाकू सुल्ताना भी शामिल होता था, घर की महिलाओं के साथ गिराया गया कोयला उठाकर घर ले जाया करते थे। ट्रेनों से चुराया गया कोयला कुछ शराब बनाने के काम में लिया जाता था और कुछ कोयलों को डाकू सुल्ताना के पिता और उनके साथी बेच दिया करते थे। उस समय 5 आने के हिसाब से एक कनस्तर कोयला अन्य लोगों को बेचा जाता था, जिससे लोग घरों में ईंधन का काम करते थे। सुल्ताना भी ट्रेनों से कोयलों के साथ अन्य चोरी की वारदात करने लगा। धीरे धीरे इसी तरह सुल्ताना लुटेरा बन गया और ट्रेनों से कोयला चुराने के बाद मालगाड़ियों से अन्य सामानों की चोरी भी करने लगा। मालगाड़ियों की बोगियों से सामान उठाकर नीचे फेंक दिया जाता था, जिसे बाद में इनके साथी कोयले की तरह ही उठाकर बेच दिया करते थे। इसी दौरान सुल्ताना के साथ इसी गांव के रहने वाले और लोग भी जुड़ गए। 20 लोगों का गिरोह बनने के बाद अब सुल्ताना ने अंग्रेजों की यात्री ट्रेनों को अपना टारगेट बना लिया था। सुल्ताना के साथी आउटर सिग्नल से पहले ही ट्रेन के गिरे सिग्नल की तार को रेलवे ट्रैक से बांध दिया करते थे और लाइन क्लियर होने के बाद सिग्नल ना मिलता देखकर ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन को रोकना पड़ता था। यही समय हुआ करता था सुल्ताना के लोग हथियारों के बल पर अंग्रेजों से कीमती सामान लूट लिया करते थे। एक बार एक एक कर ट्रेनों में कई डकैतियां पड़ने के बाद अंग्रेज अफसरों ने कुछ जगहों पर सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी थी। इसके बाद सुल्ताना ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के साथ मिले राजाओं को अपना निशाना बना लिया, जो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहे स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर उन्हें पकड़वा दिया करते थे और इन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज काला पानी की जेल में भिजवा दिया करते थे। जमींदारों अंग्रेजी सरकार के मुखबिरों से लूटे गए रुपयों से डाकू सुल्ताना अपने साथियों में बांटने के बाद बाकी पैसा गरीबों में बांट दिया करता था। कई गरीब लड़कियों की शादी भी सुल्ताना ने कराई थी। सुल्ताना अब अंग्रेजों की सरकार के लिए एक नामी डाकू बन चुका था और इसे पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन डाकू सुल्ताना का कोई भी सुराग अंग्रेजी फौज को नहीं लग पाया। आखिरकार एक महिला अफसर ट्रेडी को डाकू सुल्ताना की गिरफ्तारी के लिए ड्यूटी पर लगाया गया। महिला अफसर ट्रेडी के अलावा अंग्रेजों की फौज में सबसे काबिल अफसर कहे जाने वाले फ्रेडी यंग और फौज में शामिल 3000 सिपाहियों को भी लगाया गया। इन सभी की कोशिशें बेकार साबित हुईं, लेकिन लेडी अफसर ट्रेडी डाकू सुल्ताना तक पहुंच गई। डाकू सुल्ताना ने इस महिला अफसर की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसे अपने साथ हिफाजत से कई महीनों तक रखा। डाकू सुल्ताना के नजीबाबाद स्थित खंडहर किले में उसकी एक रखेल महिला भी रहती थी,
जिसे डाकू सुल्ताना एक कोठे से उठाकर लाया था। इस तवायफ, जिसका नाम फुल्कन था, उसे जब पता चला कि सुल्ताना महिला अफसर फ्रेडी के साथ जंगल में रहने लगा है, उसने डाकू सुल्ताना को पकड़वाने के लिए अंग्रेजी फौजी अफसर से संपर्क किया और डाकू सुल्ताना के करीबी, जिसे सुल्ताना उसकी रखवाली के लिए छोड़कर जाया करता था, उसे ही अपनी साजिश में शामिल कर लिया। यही वे एक सुल्ताना का खास साथी था, जिसे सब पता रहता था कि सुल्ताना किस समय गिरोह के साथ कहाँ होगा। उस समय डाकू सुल्ताना के पास 15 से लेकर 20 घोड़ियां हुआ करती थी। सुल्ताना के रखेल फुल्कन ने सुल्ताना के साथी के जरिए सुल्ताना तक अपना एक पैगाम भेजे जाने को कहा। डाकू सुल्ताना का ये साथी फुल्कन के कहने पर सुबह ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि पीछे अंग्रेजों की फौज भी लगी हुई है। जैसे ही डाकू सुल्ताना का साथी थान सिंह अल्मोड़ा के जंगलों में गिरोह तक पहुंचा, इसी तवायफ के द्वारा उसके पीछे लगाई गई अंग्रेजों की फौजों ने भी सभी को घेर लिया और डाकू सुल्ताना को इस तरह उसी की अपनी रखेल ने गिरफ्तार करवाकर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। सुल्ताना के साथ उसके 15 और साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें आंखों देखी मुरादाबाद के चीफ क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के साथ सुल्ताना की गिरफ्तारी पर बात कर रहे जिला कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त हुए कमल सिंह के फूफा वेलिया भी शामिल थे, जिन्हें सजा के रूप में 32 साल के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। वेलिया के साथ सुल्ताना डाकू का दायां हाथ कहे जाने वाला विजया पीताम्बर सर सिंह भूरा और बलदेव को भी 36 साल की सजा सुनाई गई और काला पानी जेल भेज दिया गया था। इस तरह हुई डाकू सुल्ताना की गिरफ्तारी और 10 जून को उसे आगरा की जेल में जमींदार खड़क सिंह के घर में हत्या और लूट के एक मामले में दोषी मानते हुए फांसी पर लटका दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार वालों ने सुल्ताना के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि जब डाकू सुल्ताना की अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकल रही थी, उस समय हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। उस समय गिरफ्तारी के बाद फांसी और अंतिम संस्कार तक डाकू सुल्ताना उस समय प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मैं शगुफ्ता खान आंखों देखी मुरादाबाद से आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले रविवार को एक नई स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आंखों देखी में आपका स्वागत है। अब चर्चा करते हैं डाकू सुल्ताना पर। डाकू सुल्ताना महज लोगों ने एक नाम रखा है डाकू सुल्ताना। अब डाकू क्यों लगाया, अब ये अच्छी तरह जानते हैं कमल सिंह जी से। वो लोगों की निगाह में एक भगवान और देवता माने जाते थे। डाकू क्यों उन्हें कहा जाता है और इसके पीछे क्या रीजन है, आइए पता करते हैं। कमल जी हमारे साथ हैं। जी कमल जी, थोड़ा बताएंगे कि सुल्ताना को सुल्ताना के आगे डाकू क्यों लगा? ऐसा था, सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए इंग्लैंड में यंग साहब नाम का एक आदमी था, उसको डीआईजी पद देकर इंग्लैंड से हिंदुस्तान में भेजा गया। उसकी ड्यूटी केवल यही लगाई अंग्रेजों ने कि तुम सुल्ताना डाकू और उसके गिरोह को गिरफ्तार करोगे। उसका और कोई यंग साहब का डीआईजी का कोई ड्यूटी नहीं थी। वो केवल सुल्ताना डाकू और उसके गिरोह को ही पकड़ने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। सुल्ताना डाकू एक अच्छा और गरीब इंसान, गरीबों की मदद करने वाला था। उसने अनेक लड़कियों की शादी कराई और गरीब आदमियों को पैसा दिया। लेकिन सुल्ताना डाकू एक रंडी के चक्कर में आके, जो रंडी का किला जिला अल्मोड़ा के पास किला सुल्ताना डाकू का किला नाम का प्रसिद्ध है, आज भी उस खंडर के रूप में रखा हुआ पड़ा हुआ है। उसने रंडी ने सुल्ताना डाकू को पकड़वा दिया, जिस बिना पर उसके ऊपर अंग्रेजों ने उसको फांसी लगवा दी। सुल्ताना डाकू के गिरोह में मेरे दादा और फूफा भी थे। मेरे दादा क्या नाम बताया उसका,
क्या नाम दादा का बेलिया, बता दभी बेलिया, हैं? बेलिया, बेलिया। मेरे दादा बेलिया की 32 साल की सजा हुई और मेरे फूफा विजया उसकी 36 साल की सजा हुई। ये दोनों अंडमान निकोबार चले गए सन 47 में। पता करते हैं कि डाकू सुल्ताना के गिरोह में कितने लोग थे और वो गिरफ्तारी के समय कितनी टीम को अंग्रेजों ने उनके पीछे लगाया था, कितनी बटालियन उनके पीछे लगाई थी और कितना ये गैंग का ये सदस्य था। और ये भी कहा जाता है इस एरिया में उनके यहाँ परिवार के सुल्ताना के परिवार के लोग रहते हैं, अब भी रहते हैं और जहाँ उनके घर में आज भी पूजा होती है, उनका फोटो लगा हुआ बाकायदा विधि विधान के साथ सभी पूजा अर्चना की जाती है। तो कमल जी से पता करेंगे कि उनके गैंग में कितने लोग थे। उनके गैंग में करीबन 40-50 आदमी थे और सुल्ताना डाकू की फांसी के समय में उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मेरा केवल ये भतीजा चंदा नाम का आदमी है, इसको आप अपनी सुपुर्दी में ले ले और देश का अच्छा नागरिक बनाए। ये सुल्ताना डाकू से ये भी सवाल करते हैं कि आखिर वो लूट का शिकार किन लोगों को बनाया करते थे? अपनी लूट का शिकार किन लोगों को बनाया करते थे? वो हमेशा अमीर लोगों को बनाया करता था, वो गरीबों की मदद करता था। वो पैसा कहाँ जाता था जो लूटते थे? वो पैसा आपस में बांट लिया जाता था और गरीबों को बांट दिया जाता था। तो और वो रंडी अल्मोड़े तो के ये थी डाकू सुल्ताना की सच्चाई कि अमीरों को लूट के गरीबों में वो पैसा आपस में बंटवारा करने के बाद जो बचता था वो बांट दिया जाता था। ये है डाकू सुल्ताना की सच्चाई। आंखों देखी मुरादाबाद में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं डाकू सुल्ताना जी की समाधि के ठीक बिल्कुल नीचे बैठा हुआ हूँ मैं और आपको बता दें अपने मुरादाबाद आंखों देखी के दर्शकों को कि जो ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई कि डाकू सुल्ताना की कोई औलाद थी जिसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया था परवरिश के लिए। तो आपको बताएं कि डाकू सुल्ताना निसंतान थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बाल मुकद उनका भाई था जो उनके साथ गिरफ्तार हुआ था और 32 साल की उसे काला पानी में सजा हुई। बाल मुकुंद का लड़का था एक चंदा जो यहीं के स्कूल में पढ़ता था और उसकी अच्छी पढ़ाई को देखते हुए फांसी के फंदे पे लटकने के बाद डाकू सुल्ताना ने सिर्फ एक मांग रखी थी कि मेरे भतीजे चंदा को अच्छी परवरिश दी जाए और डाकू सुल्ताना की मांग पूरी की गई और चंदा की परवरिश जो उस समय जनरल यंग थे उनके द्वारा की गई। इनमें डाकू सुल्ताना के एक भाई और थे समर सिंह। इनकी माँ का नाम मनेरी देवी था। इनकी एक बहन जो यहाँ से आगरा के ढोकी बसई इलाकों में बेड़िया जाति बस्ती है, उसमें इनकी बहन की शादी की गई थी और शादी के बाद उनके बच्चे बम्बई शिफ्ट हो गए। तो ये थी डाकू सुल्ताना की पूरी कहानी। आपको बता दें कि डाकू सुल्ताना संतान थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। सिर्फ फुलकन जो एक जिसे वो अपनी देखभाल के लिए उन्होंने अपने यहाँ रखा, घर में पनाह दी और वही उनकी गिरफ्तारी का कारण बनी। एक सिर्फ मात्र गलत फहमी की वजह से कि सुल्ताना एक अंग्रेज अफसर से उनके संबंध बने हुए हैं। इस संबंध को लेकर के उनने डाकू सुल्ताना की मुखबरी की और उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। आंखों देखी मुरादाबाद के लिए मैं खालिद खान अगले संडे तक आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।